हाँ तो भाई शुरू करते हैं डे 2 हमारी 40 दिन की सीरीज का, जहाँ पर हम पूरे उत्तराखंड को अच्छे से कवर करने वाले हैं। जहाँ पर कोई भी अगर उत्तराखंड का एग्जाम है, चाहे यूके ट्रिपल एस सी कराता हो, चाहे यूके पीएससी कराता हो, कोई भी क्वेश्चन अगर उत्तराखंड से पूछता है तो इससे बाहर नहीं जाएगा। जैसा कि मैं पहले भी बोल चुका हूँ, यहाँ से तेरे 90 to 95% मार्क्स कवर हो जाएंगे। ओके, तो अगर डे 1 नहीं देखा है तो पहले डे 1 देख, उसके बाद डे 2 पे आ, तभी तेरे को एक क्रोनोलॉजी समझ में आएगी कि किस तरीके से पढ़ना है। क्योंकि पहले देख, कोई भी है ना, फाउंडेशन बनानी ज़रूरी होती है, उसके ऊपर ही घर बनता है। ठीक है, अभी हालांकि हम घर नहीं बना रहे, यहाँ भी हम फाउंडेशन नहीं बनाएंगे, लेकिन जो फाउंडेशन की पहली ईंट है ना, मैंने वो डे 1 के अंदर रखी है, तब ये चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। तो चल, आज के इस क्लास के अंदर, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग समझने वाले हैं राजकीय प्रतीकों को, उच्च न्यायालय को, इसके अलावा पंचायती राज को। पंचायती राज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल के अंदर है? आर्टिकल नंबर 40 के अंदर है, जो गांधीयन प्रिंसिपल की बात करता है, यानी पंचायतों की बात करता है कि हमारे देश के अंदर पंचायतें इस्टेब्लिश होनी चाहिए। ओके, तो हम लोग इस पूरे 40 दिन के अंदर कर क्या रहे हैं? जो भी हमारे उत्तराखंड के सोर्सेज हैं, जहाँ से हम लोग उत्तराखंड पढ़ते हैं, चाहे वो परीक्षा वाणी हो, BS नेगी हो, अजय रावत हो, या जो भी सोर्सेज हैं जहाँ से यूके पीएससी या यूके ट्रिपल एससी या कोई भी ऐसा एग्जाम जो क्वेश्चंस बनाता है उत्तराखंड के लिए, वहाँ से क्वेश्चन लिए जाते हैं। ओके, तो चल आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। उत्तराखंड के राजकीय प्रतीकों की हम लोग जब बात करते हैं, राजकीय प्रतीकों का मतलब होता है ऐसे प्रतीक जो राज्य को रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे ही राष्ट्रीय प्रतीक क्या होते हैं? जो देश को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो राजकीय प्रतीकों में अगर हम बात करें, राजकीय पुष्प, ये सारे राजकीय प्रतीक जनरली जो है ना 2001 के अंदर डिसाइड किए गए थे। 2000 बाद में भी हम लोगों ने डिसाइड किया, 2010 के अंदर, 15 के अंदर आप देखते हो फुटबॉल बाद में आया, राजकीय खेल बाद में आया, राजकीय मिठाई आई। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग राजकीय वाद्य यंत्र की बात करते हैं, ये बाद में आया। तो जो 2001 के अंदर जो डिसाइड किए गए थे उनको अभी पढ़ेंगे, जो बाद में डिसाइड किए थे उनको हम लेटर ऑन पढ़ेंगे। ठीक है, तो राजकीय पुष्प सबसे पहले देखो क्या है? ब्रह्म कमल है। क्या है? ब्रह्म कमल है। इसका साइंटिफिक नेम क्या है? सोसूरिया अविलेटा। इसके साथ ही कई और प्रजातियां भी होती हैं, जिसकी जैसे सोसूरिया लप्पा है या सोसूरिया सिमेसोनिया है। ये सब चीज़ें भी याद रख सकते हो। क्या? लप्पा, सिमेसोनिया। लिख ले भाई, कहीं पर भी देख, क्वेश्चन कहीं से ही पूछ सकता है। अब तेरे से पूछेगा ब्रह्म कमल का जो है साइंटिफिक नेम बता, तो तेरे को यहाँ पर सोसूरिया लप्पा दे सकता है। तेरे दिमाग में आएगा सोसूरिया करके तो कुछ था भैया, तो वहाँ पर अव्वेलेटा तो भूल जाएगा। तो ये याद रखना, ब्रह्म कमल, सोसूरिया अव्वेलेटा। इसके अलावा महाभारत के जो वन पर्व में इसको सौगंधिक पुष्प कहा गया है। सौगंधिक पुष्प मतलब जो सुगंध देता हो, ऐसा पुष्प बोला गया है। ओके, उत्तराखंड के अंदर टोटल इसकी जो प्रजातियां पाई जाती हैं 24 पाई जाती हैं। दैट मीन्स उत्तराखंड में अगर 24 पाई जा रही हैं तो इसका मतलब है कि पूरे विश्व भर में ज़्यादा पाई जाती होंगी ना, तभी तो यहाँ 24 पाई जा रही हैं। तो देश भर मतलब पूरे विश्व भर में कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं इसकी? 210 प्रजातियां पाई जाती है। ये भी याद रखना, क्वेश्चन देख पूछा गया है, इसीलिए तेरे को बता रहा हूँ मैं। अच्छा, इसका कलर कैसा होता है? इस ब्रह्म कमल का कलर कैसा होता है? कलर इसका जनरली बैंगनी होता है। ठीक है, कैसा होता है? बैंगनी कलर होता है। स्थानीय भाषा में इसको क्या कहा जाता है? कौल पदम कहा जाता है। खिलने का समय जुलाई से सितंबर के बीच में है। 3 महीने ये खिलता है पुष्प से। जुलाई से सितंबर का महीना कौन सा होता है? वर्षा ऋतु होती है ना जनरली। वर्षा ऋतु में क्या चीज़ें खिलती हैं? बारिश ज़्यादा होती है। बारिश ज़्यादा होगी तो इसको क्या मिलेगा? पानी मिलेगा। और धूप तो है ही भाई, तो गर्मियों के दिन है ही तो ये खिलेगा। ऐसे याद रखो। याद करने का यही तरीका है। अगर तुम लोग जाओगे जुलाई से सितंबर, रटने लगोगे जुलाई से सितंबर, जुलाई से सितंबर, जुलाई से सितंबर, भाई नहीं हो पाएगा। तो कितनी कोशिश कर ले, क्योंकि याद अगर करना है ना, ऐसे ही करना पड़ेगा। अपना राजकीय पुष्प क्या है? ब्रह्म कमल है। कब खिलता है? बारिश के टाइम में खिलता है। बस इतना याद रहेगा। बारिश का टाइम तेरे को तो पता ही है ना, जुलाई से सितंबर होता है। जुलाई से सितंबर की जगह क्या याद रहे? वर्षा के टाइम में खिलता है। तेरे को जो मैं टेक्निक बता रहा हूँ, अगर ऐसे करेगा तो फायदा होगा, नहीं करेगा तो भाई मैं कुछ नहीं कहने वाला हूँ, जैसे करता आ रहा है वैसा कर। ठीक है, इसके अलावा जो इसकी हाइट होती है, इसका जो पौधा होता है, इसकी जो हाइट होती है वो कितनी होती है? 70 से 80 सेंटीमीटर के बीच में होती है। नोट कर लेना। इसके अलावा ये मिलता कहाँ है? कुछ जगह हैं जहाँ पे बहुतायत मात्रा में मिलता है, जैसे आपके पिंडर घाटी है, या इसके अलावा पिंडर घाटी होते पिंडारी जो ग्लेशियर है उसके आसपास मिलता है। केदारनाथ घाटी में मिलता है। फूलों की घाटी में मिलता है। ठीक है, लिख ले, वैली ऑफ फ्लावर्स में ये बहुत मिलता है। इसके अलावा केदारनाथ घाटी के अंदर ही मिलता है। ठीक है, इसके अलावा कहाँ मिलता है? पिंडर। ओके, अब हम चलते हैं किसकी तरफ? राजकीय पक्षी की तरफ। राजकीय पक्षी हमारा क्या है? मोनाल। मोनाल को मुनियाल या
मुनाल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मुन्याल या मुनाल भी कहते हैं हम इसको। इसका जो साइंटिफिक नेम है लोफोफोरस इम्पीजेनस है। इस तरह का ये नज़र आता है, ये याद रखना। ओके, अच्छा ये कहाँ मिलता है? ये 2500 से 5000 मीटर की हाइट पर मिलता है। अब आ गया ना, फिर से देख, यहाँ भी मीटर था, कितना था यहाँ मैंने 4800 से लेकर 6000 मीटर की बात की थी। देख, जहाँ ये मोनाल जहाँ दिखना बंद हो रहा है ना, उसके बाद ब्रह्मकमल खिलना शुरू हो रहा है, उसके बाद ब्रह्मकमल खिलना शुरू हो रहा है। देख भाई, यही है, ऐसे ही करना होगा, नहीं तो तेरा यहाँ अगर ये इंटरचेंज हो गया ना आपस में, तेरे दिमाग में कहानी खराब हो जाएगी। यहाँ पे सारा पढ़ा हुआ धरा रह जाएगा, वहाँ फिर तुक्केबाज बन जाएगा। तो पढ़ने के बाद भी वहाँ तुक्का लगा रहा है, सोच क्या फ़ायदा ऐसे पढ़ने का ना। इसीलिए मैं तेरे को बोल रहा हूँ, मोनाल है, एक सीधी सी बात है, ऐसे समझ कि बहुत ज़्यादा ठंडे एरिया में नहीं रहता होगा, कैसे बीच बीच में रहता है, कहीं पर 2500 से लेकर 5000 के पहाड़ों में रह रहा है, बट बहुत ज़्यादा ठंडे एरिया में नहीं रह रहा होगा। ऐसे दिमाग में अपने इसको सेट कर ले, ठीक है। इसका प्रिय भोजन आलू है, इसीलिए फसलों का दुश्मन भी है। आलू वगैरह की फसल को क्या कर देता है? तबाह कर देता है। ओके, इसकी जो पूँछ होती है ना, ये पूँछ जनरली हरे कलर की होती है। कैसे कलर की होती है? जनरली हरे कलर की होती है। और इसको IUCN की जो रेड लिस्ट होती है ना, उसमें शामिल किया गया है, नोट कर लेना, ठीक है। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पता कहाँ बनेंगे? कथन वाले जो आजकल क्वेश्चन बनते हैं ना, निम्नलिखित में से कौन से कथन राजकीय पक्षी के बारे में सत्य हैं। ओके, यहाँ देर से बोलेगा IUCN की रेड लिस्ट में इसको नहीं रखा गया है, लेकिन रखा गया है आज में। इसके अलावा मोनाल के बारे में क्या याद रख सकता है? तो ये हिमाचल प्रदेश का हमारी तरह ही क्या है? राजकीय पक्षी है। इसके अलावा जो नेपाल है, नेपाल का ये क्या है? राष्ट्रीय पक्षी है, ठीक है, नेशनल बर्ड है ये। कहाँ का? नेपाल का। हिमाचल प्रदेश का हमारी तरह ही है। अच्छा, हिमाचल प्रदेश का जो एरिया है वो उत्तराखंड से बड़ा है या छोटा है? बताओ। हिमाचल प्रदेश का जो एरिया है, क्वेश्चन देखो पूछा हुआ है ये, ठीक है, क्या है? बड़ा है, ठीक है, बिल्कुल। हिमाचल प्रदेश का एरिया हमारे एरिया से बड़ा है। अच्छा, पंजाब का बड़ा है कि नहीं, बताओ। पंजाब और उत्तराखंड में से कौन बड़ा है, बताओ। पंजाब और उत्तराखंड में से कौन सा स्टेट बड़ा है? ऐसे ही देखा करो ना यार, हमारा जो उत्तराखंड है वो कौन सी रैंकिंग में आता है इसके। अच्छा, अगर वो इस रैंकिंग में आता है तो इस रैंकिंग के बाद कौन कौन से आते हैं? अगर देख लो, अगर स्टार्टिंग की रैंकिंग में आ रहा है तो देख लो कौन बड़े हैं, अगर बाद की रैंकिंग में आ रहा है तो देख लो कौन छोटे हैं। क्वेश्चन बन सकता है ना। देखो, हमेशा तो क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, क्वेश्चन तो हमेशा नए नए आते हैं ना, ऐसे ही पढ़ना होता है। ओके, मैं तुम्हें कुछ पढ़ने का तरीका बताऊंगा, कुछ पढ़ाऊंगा, बाकी कुछ मेहनत भाई, कुछ तो मेहनत तेरे को भी करनी पड़ेगी ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, राजकीय चिन्ह की बात करते हैं। हमारा जो राजकीय चिन्ह है, राजकीय चिन्ह हमारा क्या है? ये नज़र आ रहा होगा। कोई भी देखते हो ना, सरकारी कोई दस्तावेज आता है या फिर कोई भी गजट आता है तो उसमें क्या बना होता है? राजकीय चिन्ह बना होता है। इसमें क्या है? ये क्या चीज़ दिख रही है? ये हमारे 3 पर्वत टाइप के दिख रहे हैं, ठीक है, एक पर्वतीय है, एक पर्वतीय है। कल जब मैं आपको बता रहा था, जब मैं ज़िले पढ़ा रहा था, तो ज़िले जब मैं दिखा रहा था आपको, तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे चमोली है, और चमोली जो है सबसे बड़ा ज़िला है उत्तराखंड का, ठीक है। मैंने ऐसे बताया था, हमारे किसको याद कर लेना? हमारा जो राजकीय चिन्ह है उसको याद करना। राजकीय चिन्ह में बीच वाली चोटी क्या है? बड़ी है, ठीक है। ऐसे ही याद रखना, चमोली क्या है? सबसे बड़ा है। ओके, इसके बाद में 2 चोटियाँ, टोटल 3 चोटियाँ हैं, इसमें बीच वाली चोटी बड़ी है। यहाँ पर अशोक की लाट है, यहाँ पर सत्यमेव जयते यहाँ पे लिखा हुआ है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया हुआ है, मुंडकोपनिषद। रिपीटेड क्वेश्चन है, पूछा जाता है बार बार, तो नोट कर लेना भाई, अगर नोट नहीं किया है तो। ओके, यहाँ पर ये 4 लहरें दिखाई जा रही हैं, गंगा की ये 4 लहरें याद रखना। कई लोग इनको गंगा नदी की, यमुना नदी की, काली नदी की, रामगंगा नदी की बताया जाता है, और ये गंगा की 4 लहरें हैं, तो इसको ये याद रख, ठीक है। इसके अलावा क्या याद रख सकता है राजकीय चिन्ह के बारे में? राजकीय चिन्ह के बारे में ये याद रख सकता है कि जो मुंडकोपनिषद है, हमारे उपनिषद हैं जितने भी, उसमें जो मुंडकोपनिषद है वहाँ से सत्यमेव जयते लिया गया है। इसके अलावा 4 लहरें हैं, अशोक की लाट है, 3 जो है इसमें। और यहाँ पर तेरे से कलर भी पूछ सकता है कि यहाँ पर जो अशोक की लाट है उसके पीछे कौन सा कलर है? ये रेड कलर है, ये बलिदान को दिखाता है, ठीक है। जो वाइट कलर है वो किसको दिखाता है? पीस को दिखाता है, शांति को दिखाता है। ओके, तो ये सब चीज़ें याद रखनी है। इसके अलावा क्या याद रखना है? क्वेश्चन देख पूछ सकता है कुछ भी, राजकीय चिन्ह के बारे संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बोलेगा इसमें गंगा की 3 लहरों को दिखाया गया है, 3 नहीं 4 लहरों को दिखाया गया है, ठीक है। क्वेश्चन पूछेगा इसमें 3 पर्वत चोटियां दी गई जो कि बिल्कुल बराबर है, बिल्कुल बराबर नहीं है, बीच वाली चोटी बड़ी है।
क्वेश्चन को खुद से दिमाग में जब तक फ्रेम नहीं करेगा ना, दिक्कतें तेरे लिए हमेशा पैदा होंगी। ओके, तो दिक्कतें पैदा ना हो इसीलिए मैं यहाँ बैठा हूँ। मैं तेरे को चीज़ें समझाऊंगा, जैसे समझाऊंगा भाई उसको समझ ले, उसको समझ लेगा तो तेरे बहुत काम आएंगी। ओके, तो राजकीय पशु क्या है? कस्तूरी मृग है। कस्तूरी मृग बोले तो मॉस्कस काइसोगास्टर, मॉस्कस काइसोगास्टर, मॉस्कस काइसोगास्टर। ठीक है, क्या करेगा इसमें, क्या याद करेगा? रटना ही पड़ेगा, मॉस्कस काइसोगास्टर। अच्छा, कस्तूरी जो प्राप्त होती है नर से होती है। एक बार में 30 से 45 ग्राम कस्तूरी ही निकाली जा सकती है, जो कि 3-3 साल के ड्यूरेशन में होती है। यानी एक बार निकाल ली तो फिर 3 साल रुकना पड़ेगा, देन 3 साल बाद क्या होगा, कस्तूरी मृग जो कस्तूरी है निकाली जा सकती है, नर जो हमारा कस्तूरी मृग है। ओके, तो कैसे निकाली जाती है पता है? इसके पास इस तरीके से एक कस्तूरी मृग को हम लोग बना लेते हैं। ये जो सींगे हैं ना, सींगे नहीं होती इसके पास में, इसके पास क्या होते हैं, दांत होते हैं। और यहाँ पर इसके पास में इसकी नाभि के बगल में एक गांठ बनती है, इस गांठ के अंदर से कस्तूरी निकलती है। अच्छा, इस गांठ को कैसे निकालते होंगे? ऑपरेशन के माध्यम से निकालते हैं। ऑपरेशन किया जाता है, गांठ से कस्तूरी निकाली जाती है, लिक्विड फॉर्म में निकलती है। उसके बाद वापस से इसको ऑपरेट किया जाता है 30 साल बाद। ओके, कस्तूरी का संरक्षण किस तरीके से किया जाता है पता है? तो कस्तूरी मृग को लेके मैं आप लोगों के सामने एक टाइमलाइन रखता हूँ। इस टाइमलाइन से आपको समझ में आएगा कि हमने किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। थोड़ा सा कान खोल लेना, ठीक है? कान खोल के अगर चीज़ों को समझेगा तो बाकी समझाने की जिम्मेदारी भाई मेरी है, ठीक है? 4 मैंने यहाँ पर ईयर लिखे हुए हैं, 1972, 1977, 1982, 1986। 1972 के अंदर भाई क्या हुआ था, स्टॉकहोम समिट हुआ था। वहाँ पर इंदिरा गांधी जी भी गई थी और वहाँ पर जाके काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुई थी। उसके बाद जब वो भारत आई तो इंडिया के अंदर भी क्या आया, भारतीय वन्यजीव अधिनियम आया। 1972 के बाद 1972 के अंदर इंडिया के अंदर टाइगर प्रोजेक्ट चलाया गया, पता है ना? तो भाई 1972 के अंदर ही केदारनाथ वन्यजीव विहार भी बनाया गया। क्या बनाया गया? केदारनाथ वन्यजीव विहार, जो कि किसको लेके डेडिकेटेड था? वो कस्तूरी मृग को लेके था। केदारनाथ कस्तूरी मृग विहार भी इसको कहा जाता है। ओके, इसके अलावा 1977 के अंदर क्या हुआ, मेहरुणी के अंदर एक अनुसंधान केंद्र बनाया गया, कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र। ठीक है, कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र मेहरुणी कहाँ पे है? ये है बागेश्वर के अंदर। ठीक है, इसके अलावा 1982 के अंदर जब हम पहुंचते, ये कांचुला खर्क के अंदर एक प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र बनाया गया। यहाँ पर प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र बनाया गया। कब? 1982 के अंदर। कहाँ? चमोली के अंतर्गत। कहाँ? चमोली के अंतर्गत। इसके अलावा 1986 तो सभी को पता है, अस्कोट वन्यजीव विहार। ठीक है, अस्कोट वन्यजीव विहार ये कहाँ है? ये पिथौरागढ़ के अंदर है। इतना समझ में आया क्या बोला मैंने? 1972 के अंदर क्या हुआ था, स्टॉकहोम समिट के अंदर इंदिरा गांधी जी गई थी। उसके बाद इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट आता है। इसी क्रम में केदारनाथ कस्तूरी मृग वन्यजीव विहार बनाया जाता है। 1977 के अंदर क्या होता है, मेहरुणी अनुसंधान केंद्र बनाया जाता है बागेश्वर के अंदर। इसके अलावा 1982 के अंदर क्या होता है, कांचुला खर्क में एक प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र बनाया जाता है कस्तूरी मृग के लिए, जो कि चमोली में है। 1986 के अंदर अस्कोट वन्यजीव विहार किसके अंदर, पिथौरागढ़ के अंदर। इतनी बात समझ में आई? ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम लोग उत्तराखंड के हाई कोर्ट के बारे में। किसके बारे में? उत्तराखंड के हाई कोर्ट के बारे में। उत्तराखंड का हाई कोर्ट कब बना था? जब हमारा राज्य बना था तभी बना था। कब बना था? 9 नवंबर 2000 को। देश का 18वां हाई कोर्ट है, ये आपको याद रखना। अच्छा, बना कैसे था, इसका क्रिएशन कैसे हुआ था? पार्ट 4 ऑफ यूपी रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। ठीक है, ये जो उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम था उसका जो भाग 4 है उसके अंतर्गत हाई कोर्ट का निर्माण किया गया था। 18वां हाई कोर्ट ही देश का था, इतना याद रखना है आपको। आपको पता है जब ये हाई कोर्ट हमारा बना था ना, इसकी मतलब जब बिल्डिंग बनी थी तो पहले ये समर सेक्रेटेरिएट हुआ करता था। किसका? नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस का। ठीक है, इसके अलावा नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस के बाद में जब यूपी बनता है, यूपी क्या भी ये जो ग्रीष्मकालीन सचिवालय बना। क्या बना? ग्रीष्मकालीन सचिवालय, यानी कि समर सेक्रेटेरिएट बना। समझ में आ रहा है इतना? ओके, मैंने 2-3 चीज़ें कही, ये याद करो। अगर समझ में नहीं आई तो समझो, मैंने 2-3 चीज़ें बोली। एक तो ये इसका जो क्रिएशन हुआ था, कैसे हुआ था? यूपी रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के पार्ट 4 के तहत, यानी उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के भाग 4 के अंतर्गत
उत्तराखंड के हाई कोर्ट का निर्माण हुआ था, गठन हुआ था। ओके, इसके अलावा मैंने आपसे बोला ये समर सेक्रेटरीट था, यानी कि ग्रीष्मकालीन सचिवालय था नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस का, यानी उत्तर पश्चिमी प्रांत का। ठीक है, बाद में यूपी बनता है, यूपी का भी एक ग्रीष्मकालीन सचिवालय था। इतना याद रखो, सिर्फ याद रखो, नहीं भी नोट करोगे चलेगा। इसके अलावा जो हमारे न्यायाधीश हैं, टोटल जज कितने इस टाइम में? टोटल जज हैं 11। टोटल जजेज वैसे 9 हैं, इसके अलावा 2 एडिशनल जज हैं, वो टोटल हमारे जज कितने हो जाते हैं? 11 जज हो जाते हैं। ठीक है, एडिशनल जजों को हटा के जजों की संख्या कितनी है? 9 है। टोटल जजेज आपसे अगर पूछता है तो टोटल जज कितने हैं? 11 जज हैं। ओके, इसके अलावा कुछ फैक्ट आप नोट कर लो यहाँ पे उत्तराखंड हाई कोर्ट से संबंधित। फर्स्ट जज कौन थे हमारे? अशोक अभ्यंकर देसाई। ओके, इसके अलावा फर्स्ट वीमेन जज कौन सी थी? रितु बाहरी। ओके, रितु बाहरी याद रखना। इसके अलावा करंट में हमारे जज कौन है? मनोज कुमार गुप्ता। कौन है? मनोज कुमार गुप्ता। कब इन्होंने शपथ ली थी? 10 जनवरी 2026 को। इतने फैक्ट आपको इससे याद रखना है। इसके अलावा एक आपको मैं ज़बरदस्त फैक्ट बताता हूँ जो आपके आने वाले एग्जाम के अंदर क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। क्वेश्चन क्या बन सकता है पता है आपको? ऐसे उत्तराखंड के कितने सीजे हैं, उत्तराखंड के ऐसे कितने चीफ जस्टिस हैं जो आगे चलकर CJI बनते हैं, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनते हैं। ऐसे 2 सीजे हैं उत्तराखंड के। कौन कौन से हैं? एक तो है SS कपाड़िया। कौन है? एक SS कपाड़िया हैं और दूसरे हैं JS खैर। JS खैर, ठीक है। SS कपाड़िया और JS खैर, ये याद रखना। जो कपाड़िया जी हैं वो कौन से थे? 38 थे, और जो खैर जी थे वो थे 44। ओके, 44, 38 कपाड़िया जी एंड 44 खैर जी, इतना याद रखना। इसके अलावा एक चीज़ और याद रख सकते हो, तो हमारे जो हाई कोर्ट के जो प्रोविजंस दिए गए ना, जो हमारे हाई कोर्ट्स की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ हाई कोर्ट्स के जो प्रोविजंस दिए गए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, वो दिए गए आर्टिकल नंबर 214 से लेकर आर्टिकल नंबर 231 तक। ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नंबर कौन सा है? वो पार्ट नंबर 6 है। पार्ट नंबर 1 क्या है? यूनियन के बारे में बात करता है। पार्ट नंबर 2 किसके बारे में बात करता है? सिटीजनशिप के बारे में बात करता है। पार्ट नंबर 3 किसके बारे में बात करता है? हमारे फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करता है। पार्ट नंबर 4 किसके बारे में बात करता है? बताओ। DPSP के बारे में बात करता है। तो अभी ये चलो पॉलिटी की क्लास नहीं बनाते, इसको आगे बढ़ते हैं, बट रिवीजन देखो ऐसे ही होता है। अभी हमने, क्योंकि मैं अभी पार्ट 6 के अंदर गया तो वहाँ पे चला गया, तो ऐसे वैसे तो नहीं करना चाहिए, बट ऐसे करोगे तो आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। ठीक है, क्लास के दौरान नहीं करना चाहिए बोल रहा हूँ मैं, बात से आपको करना चाहिए पढ़ते हुए, क्योंकि ऐसे जितना ज़्यादा एक्टिव रिकॉल करोगे, चीज़ों को लिंक करोगे, तुम्हें पढ़ने में ही मज़ा आएगा, तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा, और साथ ही साथ दिमाग में जो छप रहा है ना, तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड को तुम कॉन्शियस के साथ जब लिंक कर रहे हो ना, तो तुम्हें अपने आप ही फ़ायदा होना है भाई। एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं ये चीज़ें। ओके, इसके अलावा ये याद रखना कि जो हमारे जो ऐतिहासिक बिल्डिंग है जो बनी थी, इसको बनाया किसके द्वारा गया था? एंटनी मैकडोनल्ड के द्वारा बनाया गया था 1900 के अंदर, और एक गॉथिक शैली में बना हुआ है। कैसी में बना हुआ है? गॉथिक शैली के अंदर बना हुआ है। ओके, पहले रजिस्ट्रार कौन थे? GCS रावत थे। GCS रावत थे, इतना याद रखिएगा। इसके अलावा एक चीज़ और याद रखना यहाँ पर, जो द लिविंग एंटिटी जजमेंट जो दिया गया था नैनीताल हाई कोर्ट के द्वारा 2017 के अंदर, गंगा और यमुना नदी को जीवित मानव का दर्जा दिया गया है। गंगा और यमुना नदी को कानूनी रूप से जीवित मानव का दर्जा दिया गया था नैनीताल हाई कोर्ट के द्वारा 2017 के अंदर। क्वेश्चन पूछ सकता है किस हाई कोर्ट के द्वारा जीवित मानव का दर्जा दिया गया गंगा और यमुना नदी को, या कब दिया गया। इसके अलावा ग्लेशियर्स को भी दिया हुआ है। ओके, ये भी याद रखना। ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो हम लोग जानेंगे पंचायती राज को, और पंचायती राज को हम जानेंगे तो हम सबसे पहले उस आर्टिकल का उल्लेख करेंगे जो ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, आर्टिकल नंबर 40 के अंदर। ओके भाई, एक चीज़ याद रखना, इसमें कन्फ्यूजन होगा तुझे हमेशा कि जिला कम पंचायत क्या है, क्षेत्र पंचायत क्या है, ग्राम पंचायत क्या है, दूसरी तरफ क्या है, यहाँ पर नगर निगम क्या है, नगर पालिका क्या है। और मैं 1 मिनट मैं उसी तरीके से तेरे को समझाऊंगा, तेरे दिमाग में एकदम अच्छा वाला डायग्राम बन जाए। 1 मिनट के लिए सब भूल जाए, ठीक है? क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, सिर्फ ये जो येलो में लिखा हुआ है इसको देख, इसको देख और इसको देख। इधर साइड मैं लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ? पहले नंबर पे नगर निगम,
दूसरे नंबर पर मैं क्या लिख रहा हूँ, नगर पालिका। ठीक है, तीसरे नंबर पर मैं क्या लिख रहा हूँ, नगर पंचायत। ये तेरे डायग्राम अगर समझ में आ गया ना, तेरा ये कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए तेरे दिमाग में छप जाएगा। जब हम बात करते हैं ग्रामीण एरिया की, किसकी बात करते हैं, ग्रामीण एरिया के बारे में बात करते हैं, तो हमें ये क्रम याद रखना है। जब भी हम बात करेंगे नगर की, तो हमेशा हमें ये वाला फिगर याद रखना है। ग्रामीण एरिया की जब मैं बात करता हूँ तो मुझे दिखता है कि पूरे ज़िले के अंदर सबसे बड़ी अगर कोई एंटिटी है तो वो पंचायती लेवल पर जिला पंचायत है। उसके बाद क्षेत्र पंचायत है। सबसे नीचे जहाँ से डायरेक्ट लोगों का लिंक होता है वो है ग्राम पंचायत। ओके, ऐसी नगरों के अंदर है सबसे बड़ी अगर एंटिटी कोई है तो जहाँ पर पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा होती है उसको हम नगर निगम बोलते हैं। जहाँ पॉपुलेशन कुछ कम होती है उनको नगर पालिका बनाया जाता है। जहाँ पॉपुलेशन बहुत कम होती है लेकिन वो नगर हैं तो उसको हम नगर पंचायत बोलते हैं। दोनों का डिवीज़न अलग अलग है, याद रखना। ठीक है, क्या है, अलग अलग है। जो नगर पालिका अलग होती है, नगर पंचायत अलग होती है और नगर निगम अलग होते हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी आ रही होंगी जो नगर निगम के अंतर्गत, जैसे मैं हूँ सपोज, मैं या तो नगर पंचायत का हिस्सा होऊंगा अगर मैं शहर में रहता हूँ या नगर में रहता हूँ, या तो मैं नगर पंचायत का हिस्सा होऊंगा या नगर पालिका का हिस्सा होऊंगा या नगर निगम का हिस्सा होऊंगा। समझना बात को, ठीक है। लेकिन अगर मैं गांव में रहता हूँ तो मैं ग्राम पंचायत का भी हिस्सा हूँ, मैं क्षेत्र पंचायत का भी हिस्सा हूँ और मैं जिला पंचायत का भी हिस्सा हूँ, क्योंकि ये जिला पंचायत के अंतर्गत क्षेत्र पंचायत आती है और क्षेत्र पंचायत के अंतर्गत ग्राम पंचायत आती है। बट यहाँ ऐसा नहीं है। अगर कोई नगर निगम है तो वो नगर निगम है, अगर कोई नगर पालिका है तो वो सिर्फ नगर पालिका है, वो नगर पंचायत नहीं हो सकती। समझ रहे हो? हाँ, इनका प्रमोशन होता है। कोई नगर पंचायत है, वहाँ अगर पॉपुलेशन बढ़ जाती है तो वो नगर पालिका बन जाएगी। नगर पालिका है वो कल के दिन नगर निगम बन सकता है। ठीक है, तो ऐसे हमारे टोटल नगर निगम अभी 11 हो चुके हैं अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ जुड़ने के बाद। ठीक है, ऐसी हमारी नगर पालिकाएँ हैं, ऐसी हमारी नगर पंचायत है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। इतना अगर समझ में आया तो भाई एक कमेंट कर, मेरे ये बात, मेरे पंचायती राज वाला सीन समझ में आया, प्लीज़ कर। मेरे को समझना है क्योंकि इसमें मैंने बहुतों को देखा है, ये चीज़ें लोगों को समझ में नहीं आती हैं, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। हो सकता है तेरे समझ में आती हो, तेरे को पहले से पता हो, लेकिन मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिनको नहीं आ रही थी अभी तक और अभी समझ में आई है। भाई प्लीज़ बताना, ठीक है। अब चल आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ मैं बताऊँ, देख, जब उत्तराखंड बना था उससे पहले यहाँ पर जो है पंचायती राज अधिनियम होगा। ऐसा तो नहीं है कि उत्तराखंड के अंदर पंचायती राज अधिनियम कब आया, 4 अप्रैल 2016 के अंदर आया ना। उससे पहले क्या पंचायती राज एक्ट नहीं था? था बिल्कुल, यहाँ भी लिखा हुआ है। यूपी पंचायती राज एक्ट था 1947 के अंदर। कब लागू हो गया था? 15 अगस्त 1947 को ही लागू हो गया था। नाम क्या था उसका? संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम। ओके, लेकिन 1947 में लागू तो हो गया था, लेकिन ये त्रिस्तरीय नहीं था। त्रिस्तरीय कब होता है? 1961 के अंदर होता है, ये दिमाग में रखना। उसके बाद तुझे पता है कि क्या होता है, 73वां और 74वां क्या होता है? अमेंडमेंट होता है 1992-93 के अंतर्गत। वहाँ पे हम लोग इन चीज़ को क्या करते हैं, इसको कानूनी रूप से, इसको संवैधानिक रूप से लागू किया जाता है। ठीक है, तो संवैधानिक रूप से लागू कब किया जाता है? 22 अप्रैल 1994 के अंतर्गत। 22 अप्रैल 1994 के अंतर्गत। इतना दिमाग में सेट कर ले। ओके, अब हम लोग इसको फिर से मिटाते हैं और चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। अभी मैंने तेरे को बताया जिला पंचायत सबसे ऊपर की है, इसके बाद 6 समितियां होती हैं जिसके थ्रू ये काम करती हैं। ग्राम पंचायत का क्या है? ग्राम पंचायत के सदस्य चुने जाते हैं। ठीक है, तो उससे ग्राम पंचायत बनती है। इसका एक अध्यक्ष होता है, जिसका सचिव कौन होता है? वीडियो होता है। वीडियो बोले तो विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। ठीक है, जिसकी भर्तियाँ आई थी ना अभी, वही। ओके, इसके बाद जो क्षेत्र पंचायत होती है, क्षेत्र पंचायत का जो अध्यक्ष होता है, उसका जो सचिव होता है वो बीडीओ होता है। बीडीओ बोले तो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। अब भाई देख, तू जो वोट करता है ना, तो क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष या ग्राम पंचायत अध्यक्ष या फिर जिला पंचायत अध्यक्ष को नहीं करता, तो सदस्यों को वोट करता है। यानी ग्राम पंचायत के जो सदस्य होंगे या क्षेत्र पंचायत जो सदस्य हैं या फिर जिला पंचायत के जो सदस्य हैं, इनको वोट करते हैं हम डायरेक्टली। ठीक है, जब हम इन लोगों को वोट करते हैं और कहीं पर बैठाते हैं वोट करने के बाद, जिताने के बाद, तो ये लोग आपस में डिसाइड कर लेते हैं कि इनका अध्यक्ष कौन होगा।
ठीक है। तो अध्यक्ष हम लोग नहीं चुनते, अध्यक्ष ये लोग जिनको हम चुन के भेजते हैं ये लोग अपना अध्यक्ष चुन लेते हैं। इनका जो सचिव होता है जिला पंचायत लेवल पर, जो सचिव होता है CDO होता है, चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर, या फिर DPRO, डिस्ट्रिक्ट पंचायती राज ऑफिसर। ओके। ऐसी क्षेत्र पंचायत में सचिव कौन होता है अध्यक्ष का? BDO होता है, BDO ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। ऐसी ग्राम पंचायत के अंदर सचिव VDO, ठीक है, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। आई होप इतनी बातें समझ में आई होंगी। कुछ पॉइंट याद रखना, जो पहली बैठक होती है पंचायत का जैसे ही गठन हो गया 30 दिनों के अंदर पहली बैठक होना भाई अनिवार्य है। ऐसी न्याय पंचायतें भी हमारे यहाँ कार्य करती हैं। टोटल उत्तराखंड में जो न्याय पंचायतें 670 हैं। ये इनका जो काम होता है ना, जो जैसे विवाद हैं छोटे मोटे, कहीं चोरी हो गई, कहीं पर लड़ाई हो गई, इनको निपटाना है। ये अधिकतम 100 रुपये का ही जुर्माना लगा सकती है। ये भी ध्यान देना, जेल वगैरह की सज़ा देने का अधिकार इसको नहीं है। ओके। उत्तराखंड का जो पंचायती राज अधिनियम है उससे पहले ही मार्च 2008 के अंतर्गत क्या हो गया था, हमने जो महिलाओं का आरक्षण है 33% से बढ़ाकर क्या कर दिया था, 50% कर दिया था। मीन्स आज की डेट में महिलाओं को कितना आरक्षण है, जब भी इलेक्शंस होते हैं इस तरह, यानी पंचायती राज में जो भी इलेक्शंस होते हैं, चाहे वो जिला पंचायत हो, ग्राम पंचायत हो या क्षेत्र पंचायत हो, इसमें जो महिलाएं कितनी हैं, 50% महिलाएं रहती हैं। ये याद रखना। कब लागू हो गया था? मार्च 2008 के अंदर। ओके। अब एक चीज़ और याद रखना, जो अविश्वास जो प्रस्ताव लाया जाता है ग्राम प्रधान के खिलाफ, ठीक है, वो कितने लोगों के द्वारा, जो ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत के 1/4 निर्वाचित सदस्यों के द्वारा हस्ताक्षर वाली लिखित सूचना DPRO को दी जाती है। DPRO बोले तो डिस्ट्रिक्ट पंचायती राज ऑफिसर को देनी होती है। जैसे मानो एक पंचायत एक ग्राम पंचायत है, इसमें इतने सारे सदस्य हैं, एक ग्राम प्रधान इसमें से क्या है, इसको हटाने के लिए जो है प्रस्ताव लेके आए, तो इसमें से 1/4 लोगों को क्या करना पड़ेगा, 1/4 लोगों का मतलब है 2 लोग, ठीक है। 1/4 का मतलब क्या हो गया, 2 लोगों को यहाँ पर साइन करके लिखित सूचना किसको देनी पड़ेगी, डिस्ट्रिक्ट पंचायती राज ऑफिसर को देनी पड़ेगी। तब यहाँ पर जो है प्रस्ताव पारित होगा और तब यहाँ पर वोटिंग होगी। ओके। इसके अलावा याद रखना, कोई भी ग्राम प्रधान अगर है तो शुरू के 1 वर्ष तक नहीं लाया जा सकता इसके खिलाफ प्रस्ताव इस टाइप का, ठीक है। यानी 1 साल तक बोलेंगे भाई तू काम तो कर पहले, कुछ बिना काम करे कैसे इस पर नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाएगा, ठीक है। तो 1 साल तक नहीं आएगा शुरू के, और लास्ट के 6 महीने तक नहीं आएगा। मानो 4.5 साल काम किया उसने, अब लास्ट के 6 महीने में क्या ही कर लोगे इसको हटा के, जब इतना इसने चीज़ें ख़राब कर दी तो थोड़ा और कर लेने दो भाई। तो लास्ट के 6 महीने में भी ये चीज़ें नहीं लाई जा सकती, ये याद रखना। बीच में अलाउड है अगर ये चीज़ें फॉलो कर पाते हैं तो। ओके, ये याद रखना। अब मैं तेरे से कुछ सवाल पूछूंगा, इन सवालों का जवाब देना, ठीक है। पहला सवाल ये है, लिखना भाई, ये सवालों का जवाब देना बहुत ज़रूरी है। जो मेहरोड़ी है किस वर्ष से आया था? अनुसंधान केंद्र, बताया था ना मैंने, कस्तूरी मृग को लेकर एक रिसर्च सेंटर जो है हमने इस्टेब्लिश किया था। मेहरोड़ी में किया था, बागेश्वर के अंदर किया था, बट कब किया था, ठीक है, ये बताना है। नैनीताल हाईकोर्ट के पहले जो CJ थे, चीफ जस्टिस थे, कौन थे बताना है। इसके अलावा अविश्वास प्रस्ताव की बैठक के लिए कोरम कितना होता है? ये क्वेश्चन मैंने क्यों लिखा है पता है यहाँ पे? ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिखा है भाई, तू भी थोड़ा सा अपने दिमाग को यूज़ कर, थोड़ा सा गूगल में सर्च कर कि भाई क्या होता है करके, ठीक है। क्योंकि मैं देख ऐसे ही है भाई, ऐसा ही होता है, ये याद रखना। मैं तेरे को 100% नहीं पढ़ा पाऊँगा, मैं तेरे को 100% चीज़ें नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन ये जो है ना, जो 2, 3, 4 नंबर जो रह जाते हैं, जैसे 40 नंबर है उसमें से तो 36 तो ले आएगा भाई, लेकिन 36 में से 37 तेरे को 38 लाने हैं। वो मैं तेरे को 40 के मैं तेरे को 400 अगर वीडियोस भी दे दूंगा ना ऐसे, तो भी नहीं आ पाएंगे। कुछ तो तेरे को अपना हाथ, अपना दिमाग चलाना पड़ेगा, तभी हो पाएगा। ओके, इन तीनों का जवाब अपने इस कमेंट में भाई ज़रूर लिखना है, इसको लिख के ही जाना है, तभी समझ में आएगा तेरे को भी कि हाँ मैं एक सीरियस कैंडिडेट हूँ, मैं आगे इस रेस में अपने को देख पा रहा हूँ। अदरवाइज अगर तेरे अंदर इतना भी तेरे को हिम्मत नहीं आ पा रही कि मैं कमेंट में लिख के सिर्फ इतना बता सकूँ कि इनके जवाब क्या हैं, तेरे को अगर नहीं पता तो मेरे को नहीं पता बोल दे। तो तेरे को अगर समझ में नहीं आया तो लिख दे कि मेरे को समझ में नहीं आया है वीडियो। एटलीस्ट कुछ सजेशन दे जा कि यार चल, मैं एटलीस्ट मेरा यार मकसद ये है ना कि एक बच्चा भी अगर पढ़ रहा है ना, अगर एक बच्चा भी इस वीडियो से अगर उसको फ़ायदा हो रहा है तो भाई मेरे लिए सफिशिएंट है। मैं समझूंगा कि मेरे लिए इतना जो मैंने टाइम लगाया इस वीडियो को बनाने के लिए, तो वो सफल हो गया समझूंगा।
बट मेरा मकसद ये है ही नहीं कि यार हज़ारों व्यूज़ चाहिए, लाखों व्यूज़ चाहिए, नहीं। मैं चाहता हूँ एक भी बच्चा अगर पढ़ रहा है तो उससे चीज़ें समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो इन सवालों के जवाब देने चाहिए, तेरे को देने हैं। इसके अलावा कमेंट कर, लाइक कर, इसको शेयर कर अपने दोस्तों के साथ, भाई लगा इसको। इसके अलावा डे 3 के अंदर मिलेंगे हम लोग, कार्यपालिका के अंदर हम लोग देखेंगे राज्यपाल, सीएम और राजस्व पुलिस के बारे में हम लोग समझेंगे। इस तरीके से हमारा जो पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोफाइल है वो कंप्लीट हो जाएगा। मिलेंगे हम लोग कल डे 3 के अंतर्गत। याद रख, फोड़ना है। ओके, बाय बाय, टेक केयर।